नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के मांग के अनुसार हम हिंदी के नए छंदों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम नए छंदों के साथ-साथ पुराने छंदों पर भी चर्चा करेंगे। एक तरीके से ये वीडियो लेक्चर आप सभी की रिवीजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपके पास छंद से संबंधित कई मूल किताबें, नोट्स और तमाम परीक्षोपयोगी किताबें होंगी। लेकिन आज जिस हम मूल किताब के आधार पर आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं, वो एकदम से छंद के ऊपर ही लिखी गई है। ये किताब इसका नाम है हिंदी छंद प्रकाश। इसके लेखक के बारे में हम वीडियो के आखिर में या कमेंट करके आप सभी को बता देंगे। ये विशुद्ध तरीके से मूल किताब है। कई अध्यायों में बटी हुई है, लेकिन हम केवल छंदों पर ही आप सभी से चर्चा करेंगे और आज के वीडियो लेक्चर में मात्रिक छंद स्पेशल रहेगा। यानी कि अगला जो इसका भाग आएगा, वर्णिक छंद भी हम आप सभी को पढ़ाएंगे, लेकिन मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन-कौन से छंद हैं, खास तौर से नए छंदों को लेकर। जैसे आप सभी पीजीटी 2022 के एग्जाम में गए थे, तो कुछ ऐसे छंद थे जिनको देखकर ही लगा कि भाई हमने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये सभी छंद कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हर एंगल से हम छंदों को देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा होगा कि यदि आपके पास पेन और आपकी नोटबुक हो तो लेकर बैठे रहिए और जो भी तथ्य आपको दिखाई दें, खास तौर से छंदों की जो मात्राएं हैं, उनको आप नोट करते जाएंगे तो बेहतर होगा। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जब भी छंद की बात की जाती है तो ध्यान में रखना है कि छंद का संबंध छोटी बड़ी ध्वनियों का तोल माप में बराबर होना छांदस रचना का मूल आधार है। और एक तरीके से जो छंद है, अब वो जो भी कविता है उसको बांधने का प्रयास करता है, चाहे वो संगीतात्मक दृष्टिकोण से, लयात्मक दृष्टिकोण से, गति यति तमाम चीजें हैं, उनके हिसाब से छंद एक मीटर के रूप में है, जो कि उस रचना के बारे में बताता है कि ये किस प्रकार की रचना है, किन छंदों में लिखी गई है। तो तोल माप के लिए प्रयोग किया जाता है छंद का। छंद को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई हैं। मुख्य मुख्य जो बातें हम आप सभी को रेखांकित करेंगे। सामान्य रूप से देखा जाए तो छंद के 4 पाद होते हैं, यानी कि प्रत्येक छंद में चरण होते हैं। कईयों में आप देखेंगे कि 4 चरण होते हैं, कुछ में 2, 3, 5, 6 चरण भी होते हैं और उनके नाम अलग अलग। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से देखें तो छंद के अंतर्गत 4 चरण या 4 पाद होते हैं। छंद के तोल की सबसे छोटी इकाई को हम चरण कहते हैं। वैसे ही पाद की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि भाषा की भी सबसे छोटी इकाई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप एक से अधिक तथ्यों को देख रहे हैं। अगर छंद के मीटर की बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई पाद या चरण है। अगर हम पाद की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें तो वो ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है? ध्वनि है। जब हम छंद पढ़ते हैं तो इसमें वर्ण और मात्रा, इन दोनों का उल्लेख बार बार किया जाता है। अब ये वर्ण क्या है? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे अ और आ, ये क्या है? एक तरीके से वर्ण है। मात्रा, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो काल यानी समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम तो अभी तक नए छंदों का सामना किए ही नहीं, आप बेसिक चीजों को बतला रहे हैं। क्योंकि आज बदलते पैटर्न में प्रश्न पत्र गंभीरता के साथ और थोड़ा सा लेंदी टाइप के बनाए जा रहे हैं, तो हमें उन बेसिक चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो आपने वर्ण समझ लिया, आपने मात्रा समझ लिया कि किसी ध्वनि के उच्चारण में जो काल या समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम मात्रा कहते हैं।
जैसे अ उच्चारण की अपेक्षा आ के उच्चारण से दुगना समय लगता है। जैसे अ हम बोल रहे हैं और आ बोल रहे हैं, दोनों के उच्चारण में समय का फर्क है। अ जब हम बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, आ बोल रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है, अ का दुगना समय लग रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से आगे हम बात करें तो छंद पढ़ते समय लघु और गुरु मात्राओं का जिक्र बार बार किया जाता है। तो ये क्या है? वर्णों और मात्राओं का आधार स्वर है। स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं। अब जब हम मात्राओं को गिनते हैं तो किसको हम एक माने, किसको दो माने, इनका भी इस तरीके से चिन्ह है। हमने ऑलरेडी छंद पर कई वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिवीजन आपको करना है। लघु के अंतर्गत क्या है? ह्रस्व स्वर और उनसे मिले हुए व्यंजन लघु कहे जाते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, मान लीजिए आपने खूब तैयारी की है और एग्जाम हॉल में गए, आपने ध्यान नहीं दिया और प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्नलिखित विकल्प में ह्रस्व स्वर है और इन्हीं में से एक कोई 3 ऑप्शन दिए गए हैं और एक कोई दीर्घ का दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, अ, इ, उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व है। तो इनकी मात्रा किस में आती है? लघु में आती है। ठीक। हिंदी छंदों में अर्ध बिंदु यहाँ पर दिया गया है, इसको भी ह्रस्व माना जाता है, लघु माना जाता है। ठीक। तो ध्यान रखिए कि लघु में अ, इ, उ, री और जो अर्ध बिंदु है इसको भी रखा गया है। अगर गुरु की हम बात करें तो दीर्घ स्वर और उनसे मिले हुए व्यंजनों को गुरु कहते हैं। जैसे अ, जैसे आ, ई, उ, री, ये सभी क्या है? दीर्घ हैं। उदाहरण दिया गया, राजा, क्या, दीदी, कुकू, तमाम है। और फिर इसके बाद जो संयुक्त स्वर और उससे संबंधित जितने भी व्यंजन है वो सभी गुरु कहलाते हैं। यहां पर बताया भी गया, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी संयुक्त स्वर हैं और इनको हम दीर्घ के अंतर्गत मानते हैं। यानी जब भी मात्राओं का हम गणना करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं तो दो उसको मानते हैं। ठीक। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मुझे लगा कि आप सभी का ध्यान ले जाना चाहिए। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हंसे। ठीक। तो ये तुलसीदास का है। रसखान की पंक्ति है, मानस हाँ तो वहीं रसखान बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जैसा कि आप जानते हैं कि रसखान एक खास छंद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तुलसीदास भी जाने जाते हैं, आप पढ़े ही होंगे। तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि पूछ ली जाए। अब दीर्घ में जहां हमने संयुक्त को देखा, वहीं पर अनुस्वार वाले सभी स्वर और उससे जुड़े हुए व्यंजन भी गुरु के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग से संबंधित जितने वर्ण होते हैं उनको भी हम गुरु में मानते हैं। एक शब्द में किसी द्वित्व या संयुक्त अक्षर से पहले का लघु अक्षर भी ज्यादा बल देने पर गुरु मान लिया जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया, कुत्ता। ठीक है। तो कु भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुरु में आ जाएगा। दुष्ट का दिया गया, इसके पहले आप देख रहे हैं कि संयुक्त यहाँ पर है, यहाँ पर भी आधा व्यंजन है, तो ये गुरु न मानकर इसको लघु न मानकर गुरु मान लिया गया। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि बेसिक तौर पर आपको ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा हॉल में मात्राओं की गणना करना हो तो आप आराम से वहां पर कर पाए। यहाँ पर एक किताब का नाम है हिंदी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा। इसको ध्यान रखिए, मे भी ये क्वेश्चन के रूप में कभी आ जाए। तो आप जान जाइए कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो तमाम लोगों ने लिखा, हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा ने भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो हिंदी में केवल एक शब्द में ही संयुक्त पूर्व अक्षर गुरु माना जाता है। तो ये गुरु मात्राओं का जैसे हम गणना करेंगे तो चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है संख्या और क्रम का। संख्या क्या है और क्रम क्या है? मात्राओं और वर्णों की गिनती को संख्या कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से संख्या को परिभाषित करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो मात्राओं और वर्णों की गिनती को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं।
छंद के मामले में, और कहाँ लघु वर्ण हो और कहाँ गुरु वर्ण हो, वर्णों के इस स्थिति क्रम को हम क्रम कहते हैं कि कहाँ लघु वर्ण होगा, कहाँ गुरु वर्ण होगा। अगर इसको हम ऑर्डर में करें तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो संख्या और क्रम में बहुत ही माइनर अंतर है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जब छंद पढ़ते हैं तो गण की चर्चा होती है, बार बार गणों की चर्चा होती है। गण या चिन्ह अक्षर वर्णों के उक्त क्रम की प्रक्रिया को समझाने के लिए पिंगल आदि छंदाचार्यों ने गणों या चिन्ह अक्षरों की कल्पना की और इनकी 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है, आदि, मध्य और अंत। गणों की संख्या जो है अब वो 8 है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गणों की संख्या कितनी है? 8 है। म, न, भ, य, ज, र, स, त। ठीक है। और कई जगहों पर आप देखेंगे लिखा है य माता राज भान सलगा, इस तरीके से एक सूत्र भी बनता है, इसको भी याद रखे होंगे, यहां पर भी आप ध्यान रखिए। ठीक, गणों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कठिन से हो जाते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता है कि गणों की संख्या 8 है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आप जानते ही हैं, क्योंकि जब इस किताब को मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं नए छंदों के बारे में बताऊं, लेकिन एक मन नहीं माना, जो दूसरा मन होता है हमेशा नहीं मानता है और कुछ अच्छा ही कराता है। तो मुझे लगा कि बेसिक चीजों को भी आपको बताना चाहिए, हालांकि हमने पहले भी बताई हुई है, लेकिन एक नजर डालना जरूरी होता है। अब जब छंद पढ़ेंगे तो यति की बात बार बार आती है। यति मतलब एक तरीके से विश्राम, ठीक है, या रुकना। तो विश्राम या तनिक ठहरने, जिसको अंग्रेजी में पॉज बोलते हैं, वो यति कहते हैं। आजकल ये शब्द ज्यादा प्रासंगिक है, पॉज। जैसे वीडियो चल रही है, पॉज करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप यति ले रहे हैं। छंद की भाषा में जब हम विराम लेते हैं या तनिक ठहरते हैं तो उसको यति कहते हैं। अब इसी का उल्टा जो है उसको हम गति कहते हैं, उसको भी हमें ध्यान रखना है। गति का मतलब है कि गीति प्रवाह को गति या रवानगी कहते हैं। ठीक है, तो गति का मतलब साफ साफ है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छंद जब हम पढ़ते हैं तो तुक की बात आती है। तुक का छंद या ध्वनि संतुलन से सीधा कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है कि वो पद में क्या बना रहे, माधुर्य और रस बना रहे उसमें, इसलिए हम तुक का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम बात करें तो छंदों की जो रूपरेखा है, छंदों की जो रूपरेखा है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ध्यान रखना है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, मुख्य रूप से 2 हैं। अब मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या के आधार पर पद रखे जाते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इन्हें जाति भी कहते हैं। ठीक है, मात्रिक छंदों का एक दूसरा नाम क्या है? जाति। वर्णिक छंद क्या है या वृत्त क्या है? जिन छंदों में वर्णों की संख्या और क्रम लघु गुरु वर्णों के स्थान का स्थिरीकरण या उसके आधार पर पाद रचना की जाती है तो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। केवल वृत्त कहने से भी वर्णिक छंद का ही बोध होता है। जैसे हम सभी पढ़ते हैं, खासतौर से जब हम पढ़ते हैं प्री प्रवास, ठीक है, उस समय कहा जाता है कि रचनाओं में वृत्त का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इन्हीं वर्णिक छंदों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और द्विवेदी युग की एक खास विशेषता भी है। ठीक है, तो वहां पर वृत्त का प्रयोग आपने सुना होगा, जिसके तरफ मैं संकेत करना चाह रहा हूं। तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दोनों में आपने अंतर भी यहाँ पर देख लिया होगा। और यहाँ पर बताया गया कि वर्णिक वृत्तों में क्रम या लघु और गुरु वर्णों का स्थान नियत होता है। यदि एक पाद का पहला या तीसरा या कोई और अक्षर गुरु है तो सब पादों में उस नंबर के अक्षर गुरु ही होंगे। लेकिन मात्रा छंदों में क्रम नहीं होता, उनमें केवल मात्राओं की संख्या पूरी होती है। यानी कि वर्णिक में आप हेर फेर भी कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन मात्रिक छंदों में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखा जाए,
एक तरफ वर्ण संख्या दिया गया है, एक तरफ मात्रा संख्या दिया है। बहुत सारे बच्चे वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर पूछते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ, अपुरुषार्थ भयकर पाप है, या भयंकर भी बोल सकते हैं, न उसमें यश है न प्रताप है। ये 4 लाइनें दी गई। तो हम किसी एक लाइन को यहाँ पर गिनते हैं। आप गिनेंगे तो इसमें 12 वर्ण आएंगे, ठीक है, गिनेंगे तो इसमें 12 वर्ण आ जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर गिन रहा हूं, ठीक है, 12 वर्ण आ गए। इसको हमने ये वर्णिक संख्या को बतला रहा है यहाँ पर 12। लेकिन जब हम मात्रा गिनेंगे तो आप देखिएगा कैसे मात्रा यहाँ पर गिनी जाती है, ठीक, आप समझ पा रहे होंगे जो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 16 मात्राएं होंगी, यानी कि वर्ण इसमें 12 है लेकिन मात्रा कितनी है, 16 है। तो यही दोनों में अंतर है, वर्णिक और मात्रिक छंद में, ठीक। तो इसी तरीके से आप नीचे का भी गिन सकते हैं, कोई भी पंक्ति इसमें आप गिन सकते हैं। उम्मीद है कि वर्णिक और मात्रिक दोनों के गिनने का जो प्रोसेस है आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। इसी तरीके से इसको रिवर्स करके, उल्टा करके भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, ठीक। मान लीजिए हम तीसरी लाइन को गिनते हैं यहाँ पर, ठीक। तो 12 वर्ण संख्या हो गया, और जब मात्रा गिनेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पादों की रचना के आधार पर, छंदों के 3 भेद हैं, सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम छंद क्या है? जिन छंदों के चारों पदों में एक ही लक्षण समान रूप से चरितार्थ हो उसे सम छंद कहते हैं। प्रयोग और संख्या की दृष्टि से हिंदी साहित्य में इन्हीं सम छंदों की प्रचुरता है, अधिकता है, यानी सम छंदों की संख्या कुछ ज्यादा ही। मात्रिक सम छंद 1 से 32 मात्राओं तक के पाद वाले साधारण या जाति छंद माने जाते हैं, और 32 से अधिक मात्राओं के पाद वाले दंडक या कवित्त कहे जाते हैं। आपने जैसे कवितावली सुना होगा, ठीक है, कवितावली आपने सुना होगा, तो वहां पर ये कवित्त उसी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार वर्णिक वृत्तों में प्रतिपाद 1 से 21 तक वाले छंद साधारण या जाति छंद माने जाते हैं। 22 से 26 अक्षर वालों की गणना भी जाति छंदों में है, लेकिन इन्हें सवैया कहते हैं, और 26 से अधिक वाले दंडक कहे जाते हैं। और दंडक भी 2 प्रकार के हैं, साधारण और मुक्तक। अर्धसम क्या है? जिन छंदों का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान हो, यानी प्रथम पाद तृतीय पाद के समान हो और द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान हो, उसको हम अर्धसम छंद कहते हैं। छंद संख्या में बहुत कम है, अर्धसम जो छंद है संख्या में बहुत कम है। हिंदी में दोहा, सोरठा आदि प्रसिद्ध छंद इसी श्रेणी के हैं, यानी कि अर्धसम है। मान लीजिए आपने खूब तैयारी की, एग्जाम में आ गया कि दोहा किस प्रकार का छंद है, तो हो सकता है कि आज की वीडियो काम में आ जाए। दोहा और सोरठा दोनों क्या है? अर्धसम है। और अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं। विषम छंद जो न सम हो न अर्धसम हो, वे विषम कहते हैं, यानी कि 3 पाद एक समान और 1 पाद और दूसरे प्रकार का, प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ एक समान हो, और 4 के स्थान पर 5, 6, 8 इत्यादि सब विषम ही माने जाते हैं। तो विषम छंद, तो 3 तरीके के छंदों की हमने यहाँ पर बात की, सम, अर्धसम और विषम छंद। तो यहाँ पर एक बन रहा है जो मैप कहें कि छंद हो गया वर्णिक, मात्रिक, और सब में सम, अर्धसम, विषम, इधर भी सब सेम टू सेम बतलाया गया। यहाँ पर एक अंतर है सवैया। ध्यान रखना, सवैया किसके अंतर्गत है? वर्णिक में। सवाल पूछा जा सकता है कि मात्रिक है कि वर्णिक है, सवैया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्णिक बताया गया है। अगर हम बात करें, अब जो नए छंदों की प्रतीक्षा आप कर रहे थे उनकी बारी आ गई। दूसरे अध्याय में मात्रिक प्रकरण के अंतर्गत सम मात्रिक छंद की बात यहाँ पर
की गई है और इसके अंतर्गत भी जातिक छंद की बात की गई है। ठीक है, अब जातिक छंदों में कई प्रकार के छंद हैं, यानी कि मात्रिक जातियों के नाम पर पड़े हुए हैं, जैसे चांद्रिक जाति, पाक्षिक, राम, वैदिक, याज्ञिक, रागी, लौकिक, वासव, आक, दैशिक, रौद्र, आदित्य, भागवत, मानव, तैथिक, संस्कारी, महासंस्कारी, पौराणिक, महापौराणिक, महादैशिक, त्रैलोक, महारौद्र, रौद्रार्क, अवतारी, महाअवतारी, महाभागवत, नाक्षत्रिक, तमाम नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इन नामों को देखकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, हमने छंद की बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, लेकिन शायद मैं पहली बार इनका नाम सुन रही हूं, तो फिर आपको घबराना नहीं, बल्कि उत्सुकता के साथ इसको देखना है। आगे भी हैं यौगिक, महायौगिक, महातैथिक, अश्वावतारी, लाक्षणिक, तमाम 32 तरीके के जातिक छंद हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। मात्रिक वासव जाति, अब यहां से मात्राओं के आधार पर शुरुआत होने जा रही है, इसलिए अगर आपके पास पेन और नोटबुक हो तो जरूर इसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, नोट करते जाइए। जैसे मात्रिक वासव जाति छंद है, तो इस जाति का प्रसिद्ध छंद छवि है। महाकवि केशव ने मधुमार नाम से प्रयोग किया है। छवि छंद को केशव दास ने मधुमार छंद के नाम से पुकारा हुआ है। छवि छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? 8 मात्राएं हैं। तो एक तरफ आप इनके नाम को लिखिए और दूसरी तरफ मात्राओं को लिखते जाइए, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा और क्रम से रहेगा, आपको याद करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। केशव का ही एक उदाहरण दिया गया है, दशरथ जगाई सब भ्रम भगाई, चले राम राई दुदुभि बजाई। तो इसमें कौन सा छंद है? छवि छंद है। 8 मात्राएं इसमें मौजूद है। मात्रिक आंक जाति, यानी कि इस छंद में 9 मात्राएं होती हैं। अब इसके अंतर्गत जो प्रसिद्ध छंद है उसका नाम है निधि छंद। तो निधि छंद में कुल 9 मात्राएं हैं और नंदन नाम के कवि का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, तू कर उपकार निज हित न विचार, रह सदा उदार, जग में यही है सार। लाइन तो बहुत अच्छी कही गई, बस हमें ध्यान रखना है कि इसमें निधि छंद है और निधि छंद में 9 मात्राएं होती हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर याद करेंगे तो होगा। अगर पहले से ही घबराना शुरू करेंगे, सिर दर्द होना शुरू होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मात्रिक दैशिक जाति, ऐसे छंद जिसमें 10-10 मात्राओं के 4 पाद होते हैं। इसका जो प्रमुख छंद है वो दीप छंद है। दीप छंद में 10-10 मात्राएं होती। ठीक है, करो तनिक विचार, नर तनु न बहुबार, तजो विषय विकार, मिले तब फलचार। एक तरीके से देख रहे हैं, ये बहुत ही मोटिवेशनल पंक्ति है। थोड़ा सा वक्त रहता तो मैं इसकी व्याख्या करता, लेकिन वो वक्त भी हमें ध्यान रखना है। हमारी कोशिश क्या है कि नए छंदों में जो मात्राओं का संयोजन है उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए। अभी जिस नए छंद की बात आप कर रहे थे या फिर सोच रहे थे, वो भी आ गया, जो कि पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। मात्रिक रौद्र जाति के अंतर्गत है, जिसमें प्रत्येक छंद में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऐसे छंदों में अहीर या आभीर जाति का प्रसिद्ध छंद है। महाकवि केशव ने इसका आम प्रयोग किया है। अहीर छंद में, इस छंद के प्रत्येक पाद में 11 मात्राएं होती हैं। यही सवाल पीजीटी में पूछा गया था और तमाम बच्चे इसको लेकर परेशान हो गए कि आखिरकार सवाल कहां से पूछा जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन नए होते हैं और कठिन होते हैं, तो इसको लेकर बहुत आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत परेशान नहीं होना है कि मेरी तैयारी अधूरी है, अब मैं क्या करूं, किस किताब में से पूछा जा रहा है। क्योंकि किताबें अपरंपार हैं, सब किताबों को आप नहीं पढ़ सकते, फिर भी हमने सोचा कि आप सभी के लिए कुछ नया किया जाए और हमने इस भरे गर्मी में आपके सामने कुछ करने का प्रयास किया हुआ है। अहीर छंद में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं और केशव दास का यहाँ पर एक पद दिया गया है। इसी तरीके से मात्रिक आदित्य जाति का छंद है, जिसमें 12-12 मात्राएं होती हैं, जिसमें जो प्रमुख छंद है वो है तोमर छंद। इसका नाम आपने सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों की जातियां भी होती हैं तोमर, जैसे अहीर जाति से संबंधित है वैसे ही तोमर भी है।
लेकिन अहिर में आपने देखा 11 मात्राएं हैं और तोमर में कितनी है? 12 मात्राएं हैं। हो सकता है कि पीजीटी में अहिर पूछा गया और टीजीटी में तोमर पूछ दिया जाए, तो भी हमारे विद्यार्थी इसको कर लेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तोमर छंद में कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्राएं। ठीक, इसके बाद है नित छंद। नित छंद में भी 12 मात्राएं। ठीक, इसके बाद है मात्रिक भागवत, जिसमें कि 13 मात्राएं होती हैं। चंद्रमणि इस जाति के छंद में प्रमुख छंद है, जिसमें 13 मात्राएं हैं। चंद्रमणि, ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, चंद्रमणि छंद में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं। इसके बाद है मानव जाति। ऐसे छंदों में प्रत्येक छंद में 14 मात्राएं होती हैं, जिसके अंतर्गत है विजात छंद, 14 मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, हाकली छंद, जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ कुछ राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि की पंक्तियां भी दी गई हैं। अभी हम केवल छंदों पर ही फोकस कर रहे हैं, पंक्तियों पर उतना हमारा ध्यान नहीं है। इसके पीडीएफ को मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां देख लीजिएगा, लेकिन एक बार पूरा एक नजर आप देख लीजिए। मधुमालती छंद, इसमें भी 14 मात्राओं का पाद होता है, चरण होता है। मनमोहन छंद, मनमोहन छंद हो सकता है परेशान करने के लिए पूछ लिया जाए। मनमोहन छंद में कितनी मात्राएं? 14 मात्राएं। ठीक है, इसके बाद है मात्रिक तैथिक जाति। 15 मात्राओं का जो छंद होता है उसको मात्रिक तैथिक जाति कहते हैं। जैसे हंसी छंद, इसमें 15 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से संस्कारी जाति, ऐसा छंद जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। कुछ उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, जैसे पादाकुलक छंद, जो कि 16 मात्राओं का छंद है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि पद्धरी छंद, जब आप आदिकाल पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बोर हो गए हों और स्किप करके आगे बढ़ गए हों, या फिर उनको लगा होगा कि ये एग्जाम में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारा क्या प्रयास है? हमारा प्रयास है कि आप तक जानकारी को पहुंचाया जाए। अगर न के स्थान पर कुछ भी हो तो भी तो आपके फायदेमंद होगा, यही हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है और हमने इसीलिए प्रस्तुति दी हुई है। पद्धरी छंद आपने पढ़ा होगा जब आदिकाल, ठीक, तो उसमें पद्धरी में क्या है? 4 चौकल होते हैं और केशव ने इसको पद्धरिका लिखा हुआ है, और इसमें भी 16 8 का 16 मात्राएं होती हैं। अरिल, अरिल का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी पुराने छंदों में से एक है। इसमें भी 4 चौकल और अंत में भगड़ यगड़ ये सब होता है, यानी कि 16 मात्राएं हैं इसमें। मात्रा समक छंद, इसमें क्या है? ये भी चतुष्फलक है, इसमें भी 16 मात्राएं। ठीक है, तो कम से कम पद्धरी और अरिल को ध्यान में रखिए, 16 मात्राएं हैं उसमें। चौपाई भी इन्हीं के अंतर्गत है। चौपाई छंद, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑलरेडी इसको आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही लोकप्रिय है, और लोकप्रिय बनाने वाले कौन है? तुलसीदास हैं। इसको भी ध्यान रखना है। और बताया भी गया कि प्रयोग के दृष्टि से चौपाई हिंदी साहित्य में सबसे अधिक सर्वप्रिय है। और तुलसीदास का एक उदाहरण भी दिया गया, राम जे तब जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। तो यहाँ पर ये चौपाई में, इसको ध्यान रखना है। महासंस्कारी जाति, ऐसे छंद जिसमें 17 मात्राएं होती हैं। जिसमें एक छंद दिया गया है राम छंद, चौंकाने के लिए पूछा जा सकता है कि राम छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो 17 मात्राएं हैं, राम में 17 मात्राएं। ठीक है, पौराणिक जाति छंद, यानी कि जिसमें 18 मात्राओं का संयोजन हो, जिसमें शक्ति छंद का नाम लिया जा सकता है, इसमें 18 मात्राएं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए महापौराणिक जाति छंद, जिसमें कि 19 मात्राओं का संयोजन है। जैसे आपने सुना होगा पीयूष वर्धक छंद। जैसे आप बिहारी इत्यादि की कविताओं को पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने पीयूष वर्धक कवि भी उनको कहा हुआ है। आपके लिए होमवर्क है कि बिहारी के लिए किसने इस बात को कहा हुआ है। पीयूष वर्धक छंद, जिसमें 19 मात्राएं होती हैं, उसको पीयूष वर्धक छंद कहते हैं। हो सकता है कि पूछ लिया जाए, और आपका प्रयास क्या है कि एक क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से सही हो जाए। तुमेरु छंद, तुमेरु छंद में भी 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ग्रंथि छंद, ग्रंथि नाम से तो रचना कर दी गई है पंत द्वारा, लेकिन ये छंद के रूप में, इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं?
19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं महादैशिक जाति छंद, यानी कि जिसमें 20-20 मात्राओं का संयोजन होता है। हर्षगति छंद, जिसमें 20 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मात्रिक त्रैलोक जाति, जिसमें 21-21 मात्राओं का संयोजन होता है, जिसमें प्लवंगम छंद 21 मात्राएं हैं इसमें। फिर इसके बाद मात्रिक महारौद्र जाति से संबंधित छंद, जिसमें 22-22 मात्राओं का संयोजन होता है, जिसके अंतर्गत है राधिका छंद, जिसमें 22 मात्राएं हैं। तो राधिका, राम छंद के बारे में आ गया, राधिका छंद के बारे में आ गया, और आपने अहीर और तोमर देखा ही। तो इसी तरीके से चौंकाने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनको लेकर एक्सपर्ट कई बार हंसी मजाक में क्वेश्चन बना देते हैं और परीक्षार्थियों के लिए वो कठिन हो जाता है। अब आप समझिए कि इतने मेन छंद थे, अहीर छंद पूछने का क्या तुक रहा होगा। कहीं न कहीं एक्सपर्ट को ये शब्द आकर्षित किया होगा और उसको लगा होगा कि एक सवाल पूछते हैं, सभी लोग इसमें परेशान हो जाएंगे। खैर, पढ़ना है, कुछ भी आप पढ़िए। कुंडिल छंद, इसमें भी 22 मात्राएं होती हैं। कुंडिल छंद में 22 मात्राएं। एक तो कुंडलिया है, लेकिन ये क्या है, कुंडिल छंद है, इसको भी ध्यान रखना है। सुखदा छंद, इसमें 22 मात्राएं होती हैं। ठीक। रौद्रार्क जाति, इसमें 23-23 मात्राओं का संयोजन होता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख छंद है उसका नाम है हरिक छंद। ठीक है, यहाँ पर हीरक लिखा हुआ है और यहाँ पर हरिक लिखा है, तो ध्यान रखना है कि अब किताब में लिखा हुआ है हरिक छंद, इसमें 23 मात्राएं होती हैं। अवतारी जाति छंद, जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर रोला, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे मैंने रोला नाम लिया, नंददास का नाम याद हो गया होगा। ठीक है, और तमाम लोगों ने रोला में लिखने का प्रयास किया है। तो रोला छंद, इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति गति होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, रोला काफी इंपॉर्टेंट रहा है और यहाँ पर नीचे कुछ टिप्पणियां भी की गई, उनको भी समय रहता तो बताता, लेकिन चूंकि हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा मात्राओं पर ज्यादा है और छंदों के नामों से आपका परिचय कराना भी एक उद्देश्य है। दिक्पाल छंद, दिक्पाल छंद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें सुगीत छंद, सुगीत छंद में 25 मात्राएं होती हैं। मुक्तामणि छंद, मुक्तामणि में भी 25 मात्राएं होती हैं। ठीक, महाभागवत जाति आधारित जो छंद है 26-26 मात्राओं का छंद है। जैसे झूलना छंद, झूलना छंद है, 26 मात्राएं इसमें। आपका चिर परिचित छंद गीतिका, इसमें भी कितनी मात्राएं हैं, 26 मात्राएं। ठीक, इसके बाद है विष्णुपदी, विष्णुपदी में भी 26 मात्राएं, यहां पर ध्यान रखना। हरिपदी, हरिपदी में भी 26 मात्राएं। ठीक, मात्रिक नाक्षत्रिक जाति से संबंधित जो छंद है उसमें 27-27 मात्राओं का संयोजन है। जैसे सरसी छंद, सरसी छंद में 27 मात्राएं। इसके बाद जो है यौगिक जाति छंद, जिसमें 28-28 मात्राओं का संयोजन होता है। जैसे आपने हरिगीतिका का नाम सुना होगा, हरिगीतिका में कुल कितनी मात्राएं हैं, 28 मात्राएं। ठीक है, और ये छंद अभी बहुत सर्वप्रिय रहा है। और हरिगीतिका के लिए मुझे याद आ रहा है, शायद मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। आप सभी कमेंट करके इसको और कंफर्म करेंगे, क्योंकि पढ़ाते समय कुछ तथ्य दिमाग में आते हैं तो मैं जरूर बताने का प्रयास करता हूं, और नहीं आते हैं तो हिंट या संकेत करने का प्रयास करता रहता हूं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही पठन पाठन होना चाहिए। ठीक है, विधाता छंद बड़ा इंपॉर्टेंट छंद, इसमें भी 28 मात्राएं, विधाता छंद में भी 28 मात्राएं। इसके बाद है सार छंद, सार छंद में 28 मात्राएं। तो तमाम छंदों का नाम देखा आपने जिसमें 28-28 मात्राएं हैं। महायौगिक जाति, यानी कि ऐसे छंद जिसमें 29-29 मात्राओं का संयोजन है। जैसे मरहठा छंद, 29 मात्राएं इसमें। महातैथिक जाति से संबंधित छंद जिसमें 30-30 मात्राओं का संयोजन किया गया है। जैसे चतुष्पदी छंद, जिसमें 30 मात्राएं। तांटक छंद, जिसमें 30 मात्राएं और 16 और 14 पर यति गति है। तांटक छंद का भी प्रयोग छायावादी कुछ कवियों ने किया हुआ है। कामायनी में भी कई जगहों पर लोग बताते हैं कि उसमें तांटक छंद का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आगे हम देखें मात्रिक अश्वावतारी छंद,
यानी कि ऐसे छंद जिसमें 31 मात्राओं का संयोजन किया गया है। जैसे बहुत ही चिरपरिचित छंद है वीर या आल्हा छंद। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने बीच में बोरियत महसूस किया होगा या फिर अधैर्यता आपके अंदर आई होगी तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। ये उम्मीद रखना है कि आगे कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप खूब तैयारी करके गए और बीच में इस वीडियो को स्किप करके या बंद करके या पॉज करके आगे बढ़ गए तो आप नहीं जान पाएंगे कि वीर यानी आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। 31 मात्राएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बताया भी गया कि प्रसिद्ध आल्हा इसी में गाया जाता है। जगनिक ने इसका आम प्रयोग किया है और जगनिक का यहाँ पर एक उदाहरण भी दे दिया गया। ठीक है, तो ये समझिए कि जो आल्हा खंड है या फिर वीर छंद जिसको हम कह रहे हैं उसमें 31 मात्राओं का संयोजन है। मात्रिक लाक्षणिक जाति से संबंधित जो छंद है इसमें कई छंद हैं। त्रिभंगी छंद जिसमें 32 मात्राएं हैं। समान छंद जिसमें 32 मात्राएं हैं। तंत्री छंद जिसमें 32 मात्राएं हैं। ठीक है, पद्मावती छंद भी इसमें 32 मात्राएं हैं। मान लीजिए आपने पद्मावती तो पढ़ लिया, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का, लेकिन आप एग्जाम में गए, जब इसी तरीके से इधर उधर से पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए आपको परेशान करने के लिए कि पद्मावती छंद में कुल कितनी मात्राएं, तो 32 मात्राएं। मात्रिक दंडक छंदों की अगर हम बात करें तो कुछ छंद हैं जो कि 32 से अधिक, जब 32 से अधिक मात्राओं का छंद होता है तो उसको हम दंडक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हैं जैसे मदनहर दंडक जिसमें 40 मात्राएं रखी जाती हैं। ठीक, जैसे विजया दंडक इसमें भी 40 मात्राएं रखी जाती हैं। इसी तरीके से सुभग दंडक जिसमें जो मात्राओं की संख्या है इसमें भी 40 है। ठीक, इसमें भी 40 आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो छंद है विनय दंडक, विनय दंडक में कुल 44 मात्राएं होती हैं। भले न पूछा जाए लेकिन एक नजर आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। चंचरीक दंडक जिसमें 46 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धसम मात्रिक छंदों के ऊपर। अर्धसम की बात की गई कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि बरवे छंद है, बरवे छंद इसके ये अर्ध छंद में है। अर्धसम छंद में 12 और 7 पर यति गति होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से दोहा, दोहा अर्धसम में आएगा। पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोहा। इसी तरीके से सोरठा, ब्रैकेट में लिखा गया दोहा उल्टे सोरठा, यानी कि इसके विषम पादों में 1 और 3 में 11-11 और 2 और 4 में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ऑलरेडी आप दोहा और सोरठा को अच्छे से जानते हैं। इसी में है उल्लाला, उल्लाला मतलब कि 15 और 13 मात्राओं का संयोजन है इसमें। ठीक, तो ये 3 जो छंद हैं जिनको कि बल्कि अगर हम गिने तो अर्धसम में बरवे छंद जिसपे कि बरवे रामायण और बरवे नायिका भेद लिखा गया। दोहा के लिए कबीर, तुलसी, बिहारी, रहीम, कितने लोग जाने जाते हैं, बहुत लोग जाने जाते हैं। ठीक है, तो दोहा हो गया, सोरठा 3 और 4 उल्लाला। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अर्धसम में। अब हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंद के ऊपर। कहा गया कि ना सम ना पुण्य अर्धसम विषम जानिए छंद, जो न सम हो न अर्धसम हो, यानी क्या, विषम हो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे कि कुंडलिया, कुंडलिया, दोहा और रोला दोनों को मिलाने के बाद जो छंद निर्मित होता है उसको हम कुंडलिया बोलते हैं। ठीक, कुंडलिया में भी काफी लोगों ने लिखा है और यहाँ पर बताया भी गया कि हिंदी में कुंडलियों का आम चलन है। गिरधर कविराय की कुंडलियां विशेष प्रसिद्ध हैं। तुलसी, केशव आदि सब ने कुंडलियां लिखी है। गिरधर कविराय ज्यादा इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो कुंडलिया। छप्पय, छप्पय 2 से मिलकर बना हुआ है, रोला और उल्लाला। हो सकता है ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाए, एकदम से चांस है आने के। ये सभी विषम छंद में है और देख रहे हैं कि 2
छंदों से मिलकर बन रहे हैं। कोई दोहा और रोला से बन रहा है, कोई रोला और उलाला से बन रहा है। छप्पे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छप्पे को दूसरे नाम से जाना जाता है षटपदी, इसको षटपदी भी कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से मात्रिक, उलाला, पादी, छप्पे, मात्रिक, पादी, ये सब दिए गए यहाँ पर। तो कुछ और छंद हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट अभी मुझे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। एक गाथा छंद है। गाथा छंद बताया कि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, पुराने कवियों ने इसका प्रयोग किया हुआ है। सूर की एक गीतिका यहाँ पर बताई गई, राग धनाश्री में। गाथा को लेकर भी कई रचनाएं जिसमें कि गाथा शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी छंद यहाँ पर हमने सोचा कि आप सभी को बता देते हैं ताकि समय रहते आपका कंप्लीट हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था मात्रिक छंद। अभी वर्णिक छंद बचा हुआ है। उम्मीद है कि कुछ छंदों के बारे में आप पहले से भी जानते रहे होंगे और कुछ नए छंद जिसको आप पीजीटी के प्रश्न पत्रों में देखकर आपके दिमाग में थोड़ी सी घबराहट आने लगी कि भाई फला छंद में कितनी मात्राएं हैं। तो हमने कोशिश की कि एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि भाई जो हिंदी के नए छंद है, क्योंकि छंदों की बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन एक किताब ये भी है, ये रघुनंदन की किताब है जिन्होंने हिंदी छंद शास्त्र नाम से ही पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके पीडीएफ को मैं आपके टेलीग्राम चैनल में इस बार डाल दूंगा, आप लोगों के बिना कहे इसको डाल दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने कम से कम अंगुली पकड़कर उन नए छंदों को अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आप एग्जाम में आप हम लोग कोशिश करेंगे कि सही हो जाए। कोशिश ही तो है, कई बार कोशिश सही काम में आ जाती है, कई बार नहीं आती है, तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।